राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देशद्रोह और जेएनयू विवाद को लेकर एक बार फिर से देश विरोधी ताकतों पर निशाना साधा है। नागौर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में देशद्रोहियों पर जमकर निशाना साधा गया। साथ ही सरकार से देशद्रोहियों और उनके हिमायतियों पर सख्त कार्रवाई की वकालत की गई। इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अपने आज का मुद्दा में इसी आधे घंटे में पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के नागौर में आरएसएस की बैठक के पहले दिन जेएनयू, देशद्रोह और शिक्षा संस्थानों में देश विरोधी ताकतों का कथित अड्डा बनने का मुद्दा छाया रहा। आरएसएस ने सरकार को देश विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटने की सलाह दी है। संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में साफ राय थी कि जेएनयू में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश तोड़ने का काम किया जा रहा है। देश की बर्बादी के नारे लगाए जा रहे हैं और संसद पर आतंकी हमले के गुनहगार को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि आरएसएस एक ऐसी संगठन है जो देश के समसामयिक जो मुद्दे होते हैं उस पर अपना विचार रखती है और ख़ास तौर से यह एक ऐसी संस्था है जो सर्वस्पर्शी संस्था भी है। सभी लोगों के बीच में काम करते हैं, सभी वर्ग इत्यादि के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार से अपील की कि शिक्षा संस्थानों को देश विरोधी ताकतों का अड्डा न बनने दिया जाए। आरएसएस ने उन राजनीतिक दलों पर भी जमकर निशाना साधा जिन्होंने देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छात्र कन्हैया का समर्थन किया। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरएसएस के हमले का जवाब भी दिया। ड्रेस चेंज करने से आदमी नहीं बदलता जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदले। दिल को बदलने की जरूरत है, दिल बदले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में देशद्रोह और जेएनयू मुद्दे के अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला, पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा, हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, महिलाओं के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश और पठानकोट आतंकी हमले पर भी चर्चा हुई। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये बैठक अभी 2 दिन और चलेगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए देश भर से 1300 से ज्यादा प्रतिनिधि नागौर पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा विस्तार से। खास मेहमानों के साथ परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से नेता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेएनयू के प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ हैं और एसोसिएट प्रोफेसर ममता तिवारी आरएसएस समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बद्री जी आप ही से जानना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि जो शिक्षण संस्थान है वहां पर देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं या फिर उस तरह की सोच वहां से उभरती जा रही है? देखिए नवजोत, ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है देश विरोधी ताकतों का और शिक्षण संस्थाओं में उनके होने का, मैं कहता हूं कि ये एक गलत अवधारणा है। ये अवधारणा सिर्फ एक पॉलिटिकल कारण से बनाई जा रही है और वो कारण है देश तथा कथित देश प्रेम की राजनीति जो एक अगली जो बीजेपी का एजेंडा का हिस्सा है उसके लिए वो एक पूरी तैयारी की जा रही है और जेएनयू उसमें एक माध्यम बन गया। नहीं, लेकिन जिस तरीके की हमने भाषा पिछले दिनों जेएनयू में सुनी, छात्रों के बीच जिस तरीके की सोच उभरती हुई नजर आ रही है, आप लोग ये कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आजादी का कहीं ना कहीं गलत मतलब निकाला जा रहा है, ये भी आप मानते हैं क्या? बिल्कुल गलत मतलब निकाला जा रहा है। निकालना और गलत होना दो अलग अलग चीज होती है। और जो बहस हो रही है वहाँ, अगर आप 22 लेक्चर वहाँ हुए हैं अगर आप सुन लें और जो वहाँ विमर्श होता है और लड़कों के सवाल होते हैं तो आपको लगेगा कि कितना, देखिए देश कोई ठोस चीज तो नहीं है ना, कोई पहाड़ नहीं है ना। देश तो बहुत सारे विचारों से, बहुत सारी परंपराओं से, बहुत तरह के डिसेंटिंग आइडियोलॉजी से बना हुआ है। ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है होमोजेनियस नहीं है, बहुत हेटेरोजेनियस है और इसमें तरह तरह के कॉन्टेस्टिंग विचारों का भी एक साथ। अपने विचार रखना अलग बात होती है, लेकिन जब आप अपने विचारों से किसी को सीधे तौर पर कहेंगे और लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वहां से, विचारों को थोपने की कोशिश करेंगे और वो सोच को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तब सवाल उठते हैं। बिल्कुल, विचारों को थोपने की कोशिश। देखिए जेएनयू के छात्र क्या कर सकते हैं, वो अपने एक परिसर में बात करते हैं। हाँ। वो बाहर उनकी भाषा और बाहर की भाषा के बीच कोई संबंध भी नहीं है। बाहर की भाषा तो आप देख ही रहे हैं जो लोग बना रहे हैं। देश प्रेम की राजनीति को अगले चुनाव में एक इलेक्टोरल कैपिटल के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी राजनीति है, यानी सियासत का अखाड़ा बन गया है। सियासत का अखाड़ा है। गार्गी, ममता तिवारी माफ कीजिएगा।
देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी जान रहे हैं कि विगत 1 महीना हो गया, 9 फरवरी से लगातार ये बात विमर्श चल रहा है। जेएनयू में जो हुआ वो सबने देखा कि आप कहेंगे अफजल गुरु को वहाँ पर फांसी की जब सजा होगी तो आप कहेंगे कि नहीं, वो शहीद का दर्जा देंगे और उसकी पुण्यतिथि मनाएंगे और इस तरह की गतिविधि करेंगे, उसे जुडिशियल किलिंग कहेंगे और उसमें अनेक प्रकार के ऐसे नारे लगेंगे जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तो मैं ऐसा नहीं मानती कि ये कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है और शिक्षण संस्थाओं की भी एक स्वायत्तता है, पर उसकी भी एक सीमा है और ये शिक्षण संस्थाओं का दायित्व बनता है कि वो सुनिश्चित करें कि इस तरह की गतिविधियां वहां नहीं हो। और ये हुई है, ये कोई असत्य नहीं है जो कह रहे हैं ना कि कहना और व्यवहार में दोनों अंतर है। कोई अंतर नहीं है। हो क्या रहा है कि ये सीमा जो है वो इतना फैल जा रहा है कि ये ही आगे बढ़ के पूरा एक अधिपत्यवादी दबाव का कारण बन रहा है। देखिए एक मिनट में कह रहा हूं, जो विचार है, मान लीजिए हमारा कोई डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी है इस देश के मेन ट्रेडिशन का जो इंटरप्रिटेशन है, तो उससे अलग हम अपनी राय रख सकते हैं ना। उसमें भारत का मुर्दाबाद का जो नारा है वो कन्हैया ने नहीं लगाया, ये साबित हो गया। ठीक है राजीव जी, साबित हो गया कि ये विषय एक और बात राजीव जी और प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड कर लेती हूँ। ठीक है, ममता रुकिए। राजीव जी, एक और बात हो रही है कि जो शिक्षण संस्थान है अब वो सियासत का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को बीच में इंटरवेन करने की? देखिए, शिक्षण संस्थानों से अगर पॉलिटिकल लोग बाग निकल के आते हैं तो वो बेहतर स्थिति है बनिस्बत चंबल के। वो सोच निकल कर आती है और वो सोच पे डेवलप होती है। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है जो मैं कहने जा रहा हूं। बिल्कुल, बनिस्बत चंबल की घाटियों से लोग बाग निकल के पार्लियामेंट में पहुंचे, इससे बेहतर है कि विश्वविद्यालय से नेता निकल के पहुंचे। निर्मला सीतारमण जी जो इस टाइम कॉमर्स मिनिस्टर है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, जेएनयू से निकली। मैं 5-6 नाम लेना चाहूंगा आपको जिससे पता चले कि जेएनयू ने क्या दिया देश को। आज ही प्रेसिडेंट ने 3 में से 2 अवार्ड जेएनयू को दिए हैं। मैं एक नाम बोलता हूं, सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश सचिव हैं, जेएनयू से निकले। अरविंद गुप्ता डिप्टी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जेएनयू से निकले। हारून रशीद खान साहब डिप्टी गवर्नर है आरबीआई मुद्दे पर आते हैं। जेएनयू तो मुद्दा है ना। वेणु राजमोहनी प्रेस सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट के। सैयद आसिफ इब्राहिम पीएम के राजदूत हैं, आतंकवाद को कम करने के लिए पीएम के राजदूत हैं। निर्मला सीतारमण जी का नाम ले लिया। अमिताभ रंजन जी पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र सरकार के, जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी दी। लास्ट नाम है अमिताभ कांत जी, जो सीईओ है नीति आयोग के। 8 में से 7 नाम इस टाइम वर्तमान सरकार के साथ काम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इनकी भी राष्ट्रवादिता तय कर दी जाए कि क्या ये राष्ट्रवादी है या देशद्रोही है। मेरा कहना ये मूल प्रश्न वाइडर प्रोस्पेक्ट में ये है, हमारा समाज आदिकाल से हमारे ऋषि मनस्वियों में आपस में शास्त्रार्थ हुआ करता था, चर्चा हुआ करती थी। जेएनयू में जो नारे लगे, ये सरकार की विफलता है कि सरकार ने नारे लगने दिए, नंबर 1। और 9 तारीख से अब तक सरकार उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही। माफ कीजिएगा, ये नारे पहले भी लगते आए हैं आपकी सरकार की, क्योंकि तब भी इस तरह की सोच आती थी। लेकिन देखिए सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या लोग बाग जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग बाग नहीं है, आरएसएस से हमारा सीधा टकराव है, बीजेपी से सीधा टकराव है, क्या उनको देश में रहने का अधिकार नहीं? क्या उनको बात कहने का अधिकार नहीं? क्या अपनी बात करने का अधिकार नहीं? क्या अपने कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं सभी के पास लौटूंगी, बस एक रिएक्शन। प्रेम शुक्ला जी, मेरे को 8 में से 7 नाम के बारे में जरूर बता दें। राजीव जी प्लीज। 8 में से 7 नाम के बारे में बता दें। अब बात रखने दीजिए ना उनको, मुझे ब्रेक लेना है, बात रखने दीजिए उनको। प्रेम शुक्ला जी, संकट ऐसा है कि अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगने को, यदि आप उनको अगर शहीद का दर्जा देंगे तो क्या इसको राष्ट्रवाद माना जाए? और कन्हैया जब खड़े होकर कहते हैं कि भारत की सेना कश्मीर में बलात्कार करती है, तो क्या संदेश आप दे रहे होते हैं? और ये संदेश अब आप जो है छात्र राजनीति से, चंबल से लोग ना आए बल्कि जेएनयू से लोग आए, इसका स्वागत है। लेकिन जेएनयू से अफजल गुरु पैदा हो, इसका स्वागत तो नहीं किया जा सकता ना। और यदि नहीं किया सकता प्रेम शुक्ला जी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। टिप्पणी कर रहे हैं, क्या भारत माता इतनी कमजोर है कि चंद लड़कों के नारे लगाने से भारत माता टूट जाएंगी? फांसी की सजा आप गलत महान इंदिरा गांधी जी को याद करिए, जिन्होंने सिक्किम का विलय करके भारत माता के हाथ फैलाने के लिए पूर्ण जगह दी। ऐसे हाथ फैले माता जी के। मैं ये कहना चाहूंगा, भारत माता को बढ़ाने के लिए क्या हम देश के नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं? क्या भारत माता को बढ़ाने के लिए क्या हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? क्या भारत माता को मजबूत करने के लिए मिडिल क्लास में कहीं ईपीएफ या पीएफ में टैक्स में छूट दे रहे हैं? तो ये विषय महत्वपूर्ण है मेरे जो लगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं राजीव जी, प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं।
पर संघ प्रहार, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। आखिरी 2 मिनट है, मैं 30 सेकंड सभी मेहमानों को देना चाहूंगी। मैं सबसे पहले बद्री जी आप ही से शुरू करना चाहूंगी। देखिए, मेरा 2 बात कहनी है सिर्फ इसमें। पहली बात तो ये है कि ये जो पूरी जो जेएनयू विषय बनाया गया वो एक प्लान्ड इशू था, प्लान्ड पॉलिटिक्स थी। और वो प्लान्ड, इसमें कि राजनाथ सिंह ने पहली बार होम मिनिस्ट्री इस तरह से इंटरवीन करती है और होम मिनिस्टर कहता है कि इनका रिश्ता हाफिज सईद से था। साबित हो गया, जमानत हो गई, निलंबन वापस हो गया, कोई साबित नहीं हो पाया। सुन लीजिए, नारे लगे, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नारे लगे, नारे लगाने वाले बाहर के थे या कौन थे, उनकी सजा होनी चाहिए, हम उसको मान रहे हैं। लेकिन ये पूरी पॉलिटिक्स की गई आज, और अब वो आग बुझने लगा है। वो आग इसलिए बुझने लगा है क्योंकि देश प्रेम की जो राजनीति करना चाह रहे थे वो ठंडा होने लगा है। ठीक है। तो अभी इसलिए हमारे जो मोहन भागवत जी, इनका हम सब आदर करते हैं, उन्होंने देखा कि अब तो ये देश प्रेम की राजनीति का कैपिटल खत्म हो रहा है, कैसे इसको जगाए रखा जाए यूपी चुनाव तक, असम के चुनाव तक। उन्होंने फिर ये बयान दिया है। लेकिन एक कंट्रडिक्शन है उनमें। अंतिम बात कहना चाहता हूं कि जब भी वो कहते हैं वो उल्टा हो जाता है। जैसे बिहार में उन्होंने कहा रिजर्वेशन को रिव्यू करने का, एकदम उनका उल्टा ही चला गया। ठीक है, ये भी उल्टा जा सकता है। जो आप कह रहे हैं प्रहार करनी, ये वास्तव में चिंता का विषय है। जिस तरह एक शिक्षण संस्थान में गतिविधि घटित हुई और आप सभी उसको प्लान्ड कह रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं इट वाज नॉट प्लान्ड। पहले ये हुआ, आप देखिए 2009 में हुआ, 2010 में हुआ, 1999 में हुआ, हर साल में हुआ। प्लान्ड नहीं है, आपके प्लान कहने से बात की समाप्त नहीं होगी। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं घटित होती विश्वविद्यालय परिसर में, तो वो वास्तव में चिंता का विषय है। देश को सोचना चाहिए। और जैसे इन्होंने गिनाया कि इतने सारे जो विद्वान व्यक्ति हैं उन्होंने जेएनयू से पढ़ाई किया, मैंने भी जेएनयू से पढ़ाई किया। जेएनयू से गुणवत्तापूर्ण जो विद्यार्थी निकले हैं वही गुणवत्ता सुनिश्चित हो। राजीव जी, नहीं होनी चाहिए। और बार बार जो लोग प्लान कहकर आरोप लगा रहे हैं, संरक्षण में खड़े हैं जिन्होंने 9 फरवरी की मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे बाकी 2 मेहमानों को भी मौका देने दीजिए। राजीव जी, हम सबको अधिकार है, अधिकार है, पर प्लान आप नहीं कह सकते ना। घटना हुई है, चिंता उस पर होगी, वो जाएगा। राष्ट्रीय दायित्व है कि हम राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम रखें। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, पीडीपी जो अफजल गुरु को शहीद मानती है, सरकार चलाते हैं, अकाली और वहां नारे लगाते हैं, प्रकाश सिंह बादल साहब ने संविधान फूकने का काम किया, उनके साथ वो अलाई है। वाइको तमिलनाडु वाले जो हैं वो लिट्टे की वकालत करते हैं, तमिलनाडु को तोड़ने की बात करते हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का पैक्ट है। नंबर 2 12 मार्च को आज के दिन दांडी यात्रा शुरू हुई, महात्मा गांधी ने शुरू की। महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करने का काम आरएसएस करती है। आरएसएस की दिक्कत और है, देखिए आरएसएस की एक दिक्कत और है, आरएसएस 3 प्रतीकों को लेना चाहती है, वीर सावरकर को, आप सुभाष चंद्र बोस को और पटेल साहब ने उनको बैन किया। सुभाष चंद्र बोस के साथ कभी वीर सावरकर ने एक बात कही के बारे में, आप तीनों स्टूडियो में बैठे, बद्री जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आरोप लगाने से बातें नहीं तय होती। प्लीज रुकिए, आप लोग स्टूडियो में बैठे, आप इस बात को सुनिए। ममता जी, आप स्टूडियो में बैठे, आप रुकिए, वो दूर बैठे, वो नहीं सुन पा रहे। यहाँ पर आप मेरी बात सुन रही है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार, उनको भी बोलने दीजिए। जैसे आप मेरे मेहमान है, वो भी मेहमान है। सही बात, उनको ही बोलना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, बात रखिए अपनी। नवजोत जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जिन्ना विश्वविद्यालय बनाने पर राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस जो है उसने शाही इमाम को बड़ा करके अपने को 414 से 44 कर दिया। वो 4 सीटों पर आ जाएगी जो स्थिति है। राजी जी, कृपया भोगी बनने से बचे। आप वोट बैंक के भोगी बनने के लिए आप कृपया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को मोहम्मद अली जिन्ना विश्वविद्यालय न बनाए। और जेएनयू ने गुलाम नबी आजाद की तरह से चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुरुआत हमने इसी से की थी, क्या शिक्षण संस्थानों में देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं या फिर ये सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है। बहरहाल इस मुद्दे में अभी इतना ही, एक ब्रेक।